हेलो दोस्तों, शुरुआत करें आज के क्लास का। जी हाँ, 17 सितंबर का एडिटोरियल। एक मिनट, जरा पहले हम खोल तो लें एडिटोरियल को आपके सामने। जी 17 सितंबर का एडिटोरियल खुल गया है। अब जरा हम कॉर्नर में चले जाते हैं और स्क्रीन आपके सामने शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर कर दिया आपके सामने, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, ये आ गए सेप्टिम सेप्टे 17 सितंबर का एडिटोरियल। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक स्लाइड पे एक एक सेंटेंस आता जाएगा। ब्लैंकेट गैग ऑर्डर। ब्लैंकेट बैन का नाम आपने, ब्लैंकेट तो जानते होंगे ना? ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, होता है ना? लेकिन ब्लैंकेट बैन भी आपने सुना होगा, एक फ्रेज, ब्लैंकेट बैन ऑन समथिंग, मतलब कंप्लीट बैन, कंप्लीट बैन, ठीक है? तो ब्लैंकेट का मतलब होता है कंप्लीट। तो ब्लैंकेट गैग ऑर्डर, गैग ऑर्डर मतलब चुप करा देने का ऑर्डर, खामोश, ये है गैग ऑर्डर, है ना? और कितना खामोश? कंप्लीट खामोश। किसके अगेंस्ट है भैया ये ऑर्डर? मीडिया के अगेंस्ट है। क्या होगा? इज ऑफ्टन फ्रॉट विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो ऑर्डर, अक्सर जब ये ऐसा ऑर्डर दिया जाता है तो ये ऑर्डर फुल ऑफ, फ्रॉट विथ मतलब फुल ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होता है, मतलब इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जब जब ब्लैंकेट गैग ऑर्डर अगेंस्ट मीडिया पास किया गया, अब जाहिर सी बात है, अब सोचिए कि मीडिया को गैग ऑर्डर, खामोश रहने का ऑर्डर कौन दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, जुडिशियरी दे सकती है। सरकार के बस की बात नहीं है। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीन स्तंभ है। और चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? मीडिया को। और मीडिया को कहा जा रहा खामोश, इसका मतलब कौन कह सकता है? सिर्फ जुडिशियरी को ये पावर है कहने का, वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में, अदरवाइज जुडिशियरी भी नहीं कह सकती है। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैंकेट गैग ऑर्डर का, कंप्लीट खामोश रहने का ऑर्डर किसके खिलाफ पारित किया गया? मीडिया के खिलाफ। और अक्सर ये फुल ऑफ होता है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत इसके गंभीर परिणाम होते हैं। किसके लिए होंगे गंभीर परिणाम? फॉर बोथ, दोनों के लिए। कौन से दोनों के लिए? फ्री स्पीच के मामले में गंभीर परिणाम होगा, और सिटीजन्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, नागरिकों का अधिकार है कि नहीं है। जैसे हम लोग प्रजातांत्रिक देश में या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही सरकार को चुनती है, तो सरकार क्या कर रही है और पूरे देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा क्या किया जा रहा है जानने का नागरिकों का अधिकार है ना, सिटीजन्स राइट है ना? तो अब जब, और सबके काम को हमारे सामने लाता कौन है? मीडिया लाता है, ठीक है? अब मीडिया को कहा जा रहा है गैग कर जाओ, चुप हो जाओ तुम, और थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीट गैग, एकदम कंप्लीट ब्लैंकेट गैग, थोड़ा भी तुमको बोलना नहीं है। अब बताइए, तो सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा ना। तो सिटीजन्स का जो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन है, उसके लिए गंभीर परिणाम निकलेगा। और फ्री स्पीच के लिए कैसे निकलेगा? यदि कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका या देश के किसी भी हिस्से में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता को किसी चीज से ऐतराज होता है, तो जनता आंदोलन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए अपना विरोध जताती है। और उस विरोध को पूरे देश तक ले जाने का काम भी कौन करता है? हमारी आवाज को, हमारा जो ये फ्री स्पीच है, उसको पूरे देश तक ले जाने का काम मीडिया करता है। और मीडिया को कहा जा रहा है ब्लैंकेट गैग ऑर्डर अगेंस्ट द मीडिया इज ऑफ्टन फ्रॉड विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर बोथ फ्री स्पीच एंड द सिटीजन्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। अब आपको ये सेंटेंस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस क्या कहा जा रहा है। हाँ ना, बोल दीजिए। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब इस लाइन का सारांश यही निकला कि मीडिया के खिलाफ जब जब ब्लैंकेट गैग ऑर्डर पास किया जाता है, तो उसका बहुत सीरियस रिजल्ट होता है, और सीरियस रिजल्ट फ्री स्पीच के मामले में होता है, और सिटीजन्स का जो राइट है इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, उस पर भी एक तरह से कुठाराघात है।
चलिए अगले नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑर्डर। ऑर्डर नहीं लिख करके ऑर्डर्स लिखा है, क्यों? क्योंकि ये आधिकारिक आदेश है कोर्ट के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं ना, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, लेकिन जब आधिकारिक आदेश की बात करें तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में चलता है। ठीक है, ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा आदेश पारित किए गए। रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेन का मतलब लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट करते हुए, किसको? मीडिया को। रिस्ट्रिक्ट किससे किया गया? फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस, किसी कुछ खास केसेस हैं जिन पर उनको रिपोर्ट करने से रेस्ट्रिक्ट किया गया। रिस्ट्रेन somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, देखिए, रिस्ट्रेन somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ रिस्ट्रेन का क्या मतलब होता है? मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स स्टॉपिंग द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस, डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा ऑर्डर पास किए गए और उस ऑर्डर के द्वारा मीडिया को स्टॉप किया गया, रोका गया, लिमिट किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, रिस्ट्रेन किया गया। क्या करने से? रिपोर्टिंग करने से, कुछ पर्टिकुलर केसेस पर या कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स पर। प्रोग्राम्स फ्रॉम बीइंग टेलीकास्टेड, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट का V1 V2 V3 सब टेलीकास्ट ही होता है। ठीक है, तो कुछ खास तरह के प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करने से रोका गया। और हैव ड्रॉन अटेंशन दिस वीक, और इस बात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। किस? दिस वीक ड्रॉन अटेंशन टू क्वेश्चंस ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट, और ध्यान लोगों का किधर गया है? पहले भी इस तरह के रिस्ट्रेंट लगाए गए थे, उस पर ध्यान गया। मीडिया फ्रॉम मीडिया फ्रीडम एंड द राइट ऑफ पीपल फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू ए फेयर ट्रायल। अब इस सेंटेंस को जरा समझिएगा, बहुत अच्छा प्यारा सा सेंटेंस है। इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा रिस्ट्रेन किया गया मीडिया को कि आप कुछ पर्टिकुलर केसेस पर रिपोर्ट ना करें और कुछ खास तरह के प्रोग्राम्स हैं उसको टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। और जब ये ऑर्डर ऐसा किया गया डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा, तो इस ऑर्डर ने हैव ड्रॉन अटेंशन, लोगों का ध्यान खींचा है इस सप्ताह। किस तरफ ध्यान खींच के ले गए? टू क्वेश्चंस ऑफ प्रायर रिस्ट्रेंट, पहले जो प्रायर रिस्ट्रेंट हुए थे उसके सवालों की तरफ। ठीक है, मीडिया फ्रीडम की तरफ लोगों का ध्यान खींच के लेके गए, क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है और इसको स्वतंत्रता दी जाती है ताकि जनता की आवाज पूरे देश तक पहुंचे और सत्ता में बैठे लोग कुछ गलत ना करें, इसके लिए। तो बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान गया लोगों का। जब ऑर्डर दिया कोर्ट ने, डिफरेंट कोर्ट्स ने इस तरह के ऑर्डर्स पास किए कि मीडिया को रिस्ट्रीन करते हुए कि रिपोर्ट नहीं कीजिए पर्टिकुलर केसेस पर, कुछ खास तरह के प्रोग्राम्स। अभी सुदर्शन टीवी का प्रोग्राम बंद करवाया गया ना, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि यूपीएससी में किसी खास समुदाय या उसका वर्चस्व होते जा रहा है। तो उसके 4 एपिसोड जो है टेलीकास्ट हो चुके हैं और 5 पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा, कहते हुए कि किसी खास कम्युनिटी को मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा। और यूपीएससी पर भी ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जो सवाल उठाने का ना तो अधिकार है और ना ही ऐसा कोई सबूत है इस मीडिया हाउस के पास। ऐसा कहते हुए उस प्रोग्राम के 5 एपिसोड को रोक दिया गया। ठीक है, जब इस तरह के कदम कोर्ट के द्वारा उठाए जाने लगे तो इससे लोगों का ध्यान गया, ठीक है, प्रायर रिस्ट्रेंट के क्वेश्चंस की तरफ, मीडिया फ्रीडम की तरफ और उन लोगों के राइट की तरफ जो लोग इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहे हैं, ताकि फेयर ट्रायल हो सके। इतने चीजों की तरफ लोगों का ध्यान गया कोर्ट के ऑर्डर के कारण। आगे देखते हैं। A quite unusual and legally questionable decision has been the interim order of the Andhra Pradesh High Court imposing a ban on the media and even social media from mentioning anything in relation to an FIR filed by the police against a former advocate general of the state and others। अब देखिए हुआ क्या, गौर से समझिएगा यहाँ पर क्या कहानी चल रहा है। आंध्र प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसने बैन लगा दिया, बैन इम्पोज कर दिया। इम्पोज ए बैन ऑन समबडी मतलब उस पर प्रतिबंध लगा देना। इम्पोज ए बैन
ऑन somebody या समथिंग पर प्रतिबंध लगा देना। तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया और इवन सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया। किस चीज से? कि फ्रॉम मेंशनिंग एनीथिंग, आप कोई चीज का चर्चा नहीं कर सकते हैं। किसके किस चीज कोई चीज मतलब कौन सी चीज का चर्चा नहीं कर सकते? इन रिलेशन टू एन एफआईआर फाइल्ड बाय द पुलिस, उस एफआईआर से रिलेटेड कोई भी चीज का चर्चा नहीं कर सकते हैं जो पुलिस ने लॉन्च किया है, फाइल किया है एफआईआर। किसके अगेंस्ट फाइल किया है? एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक एफआईआर फाइल किया है। कोई भी मीडिया हाउस या सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ऐसा एक प्रतिबंध आंध्र प्रदेश के मीडिया हाउसेस पर लगा दिया। और ये जो डिसीजन लिया गया हाई कोर्ट का, ये क्वेश्चनेबल है, लीगली क्वेश्चनेबल है कि क्या हाई कोर्ट को ऐसा करने का अधिकार है, और अनयूजुअल है क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। हालांकि ये ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। इसके बाद अभी फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। तत्काल के लिए इस ऑर्डर के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे। इट इज अनयूजुअल इन द सेंस दैट, अभी अनयूजुअल कैसे है? इस मामले में है कि देयर अपियर्स टू बी नो मटेरियल टू जस्टिफाई सच सेंसरशिप। कोर्ट ने जो सेंसरशिप लगाया ना कि कोई भी मीडिया हाउस या सोशल मीडिया पर जो स्टेट के, आंध्र प्रदेश स्टेट के जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर किया गया है पुलिस के द्वारा, उस मामले पर ना तो मीडिया पर कोई चर्चा होगी और ना सोशल मीडिया पे चर्चा होगी। तो एक तरह का सेंसरशिप है ना। इस सेंसरशिप को अनयूजुअल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस सेंसरशिप को जस्टिफाई करने का कोई आधार कोर्ट के पास नहीं है। क्यों नहीं है? यहां लिखता है देयर अपीयर्स टू बी नो मटेरियल, कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है जिससे वो अपने सेंसरशिप को जस्टिफाई कर सके, ऐसा लग रहा है। सिवाय इसके कि एक एलिगेशन दिया गया है पिटिशनर के द्वारा कि ये फॉइस्टेड केस है। मतलब जो एडवोकेट जनरल हैं, एडवोकेट जनरल साहब जो हैं स्टेट के, आप समझिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, और जो दूसरे हैं जिन पर ये एफआईआर किया गया है पुलिस के द्वारा, तो ये लोगों ने पिटीशन दायर किया है कि जो एफआईआर किया गया है, जो केस है, वो फॉइस्टेड केस है। फॉइस्टेड केस का मतलब नॉट जेन्युइन, वो सही केस नहीं है, वो किसी बदले की भावना से की गई केस है, मुकदमा है। और इस पिटीशन के आधार पर कोर्ट ने मीडिया हाउसेस को और सोशल मीडिया पर इस तरह के इस केस से रिलेटेड कोई भी बात का चर्चा करने से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या सिर्फ पिटिशनर के ये कह देने से कि एफआईआर जो लॉन्च किया गया है या जो केस डाला गया है वो फेक केस है, क्या मीडिया इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है या सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है सिर्फ इसके आधार पे, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट के पास इस प्रतिबंध को लगाने का और कोई आधार नहीं है, इस प्रतिबंध को जस्टिफाई करने का और कोई आधार नहीं है। आगे बढ़िए। आई होप कि क्लियर होते जा रहा होगा। It is also accompanied by an order staying the investigation itself. और साथ ही साथ जो ये रिस्ट्रेंट लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, इसमें एक ऑर्डर भी दे दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन को स्टे कर दो, स्टे द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि आप इसकी जांच पड़ताल रोक दीजिए, रोकिए अभी कुछ दिनों तक। नहीं लगता है कि ये कोर्ट का सही डिसीजन नहीं है? जाहिर सी बात है, एफआईआर किया पुलिस ने एडवोकेट जनरल पर, स्टेट के एडवोकेट जनरल पर, कुछ दूसरे लोगों पर, तो जाहिर सी बात है जिन पर एफआईआर किया गया है, केस किया गया, वो तो यही कहेंगे ना कि झूठा केस है, फॉइस्टेड केस है। अब इस आधार पर क्या कोर्ट मीडिया में इस केस के बारे में चर्चा करने से और सोशल मीडिया में चर्चा करने से रोक सकता है सिर्फ इस आधार पर? क्योंकि ऐसा लगता है कि कोर्ट के पास और कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है इस ये रेस्ट्रिक्शन लगाने का, रिस्ट्रेंट लगाने का। और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को भी स्टे ऑर्डर दे दिया है कि इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं होगा। सोचिए आप। इट इज इंडीड ओपन टू हाई कोर्ट टू ग्रांट ए स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के पास वाकई में अधिकार है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में वो स्टे ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्यों कह सकते हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन रोक दीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में। वास्तव में है उनके पास ऐसा।
when political vendetta is alleged against the government of the day। और कब 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 ऐसा होता है? जब वर्तमान में जो सरकार है उसके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा का मतलब राजनीतिक बदला लेने की भावना माना जाता है, और वो भी उसके द्वारा, दैट टू बाय समवन हु हैड सर्व्ड ए प्रीवियस रिजाइम एज ए लॉ ऑफिसर। ठीक है, उस आदमी के द्वारा जो पहले की सरकारों के दौरान, प्रीवियस रिजाइम के दौरान, शासनकाल के दौरान लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर चुका है। एडवोकेट जनरल क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं उनके सलाहकार एक तरह से होते हैं, तो लॉ ऑफिसर है ना। अगर कोई ऐसा आदमी जो लॉ ऑफिसर रह चुका है पहले सरकार में, और वो सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की दृष्टि से हम पर आरोप लगा रही है, तो क्या ऐसे मामलों का मीडिया कवरेज होना जरूरी नहीं है? क्या ऐसे मामलों का सार्वजनिक पब्लिक स्क्रूटनी होना जरूरी नहीं है? और ज्यादा जरूरी है, इज ऑल द ग्रेटर। अब पिछले लाइन में आइए, वाकई में है हाई कोर्ट के पास ये पावर कि आप स्पेशल मामले में, स्पेशल केसेस में इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लगा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मामला ऐसा आ रहा है कि कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पर जो आदमी है जिस पर आरोप लगाया गया है वो एक प्रीवियस लॉ ऑफिसर है, और वो कह रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब किया जा रहा है, और उस सरकार के खिलाफ कह रहा है जो सरकार अभी वर्तमान में है, तब वहां पर मीडिया कवरेज और पब्लिक स्क्रूटनी की जरूरत और बहुत ज्यादा हो जाती है। आगे देखिए, हाउ द पिटिशनर वुड बेनिफिट फ्रॉम द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्टेज इज अनक्लियर। ठीक है, अब देखिए जहां पर कोर्ट ने ये कहते हुए, हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया मीडिया के कवरेज पर कि इससे जिन पर केस किया गया है उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी छवि धूमिल हो सकती है। ठीक है, अब ये बात समझ से बाहर है कि जो पिटिशनर है उसको कैसे बेनिफिट होगा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्टेज। कोई भी रिपोर्टिंग यदि नहीं किया जाए तो उससे उनको फायदा कैसे होगा, समझिए जरा। It prevents legitimate comment even to the effect that there is no substance in the allegations। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है उसमें इतना तक बोल दिया गया है कि आप कोई लेजिटिमेट कमेंट भी नहीं कर सकते, जिसमें यह कहा जाए कि जो एडवोकेट जनरल साहब हैं, एजी साहब हैं, उन पर जो एलिगेशंस लगाया गया उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा कहते हुए कोई लेजिटिमेट आप कमेंट भी नहीं कर सकते। इस तरह से बैन कर दिया गया है, ऑर्डर इस तरह से पास कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। इंजंक्शन, अब इंजंक्शन क्या होता है? तो इंजंक्शन होता है कोर्ट का ऑर्डर, खास करके जब किसी को कुछ करने से मना करती है कोर्ट, क्या प्रतिबंध लगाती है, तो उस तरह के ऑर्डर्स को इंजंक्शंस कहते हैं। इंजंक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन, ये जो मीडिया हाउसेस के खिलाफ इंजंक्शन दिया गया है, प्रतिबंध का ऑर्डर दिया गया है, कैन आइदर बी एन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन। इसके पीछे पहला तो कारण यह हो सकता है कि जो डिफेमेशन है, जो बदनामी है, उसको रोकने का, संभव जो बदनामी हो सकता है मीडिया कवरेज के द्वारा, उसको रोकने का एक प्रयास किया जा रहा हो कोर्ट के द्वारा, या इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, या फिर प्राइवेसी में कई बार मीडिया ऐसा करती है कि रिपोर्टिंग करने के लिए, कवरेज करने के लिए लोगों के घरों तक में घुसना और बहुत तरह से उनके प्राइवेसी पर हमला कर देना वो मीडिया करने लगती है, तो शायद इसको भी रोकने के लिए हाई कोर्ट ने ऐसा किया होगा। या फिर उसका लक्ष्य होगा इस प्रतिबंध को लगाने का कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे फेयरनेस ऑफ ए ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन को, कि जो जांच पड़ताल चल रही है, एजी साहब के खिलाफ जो एफआईआर किया गया है उसकी जांच पड़ताल होगी तो उसमें फेयरनेस बना रहे, निष्पक्षता बना रहे, जो सुनवाई होगी कोर्ट में उसका निष्पक्षता बना रहे। ताकि निष्पक्षता बने रहने के लिए जरूरी है कि सुनवाई होने से पहले और जांच का कोई भी मामला पब्लिक डोमेन में लीक ना हो, यह भी एक कारण हो सकता है।
द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड इन सहारा वर्सेस सेबी 2012 का केस है दैट द कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ ऑन ए बैलेंसिंग ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल एंड ए फ्री प्रेस। देखिएगा जरा सा यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था सहारा वर्सेस सेबी में। सहारा का केस चला था सेबी के द्वारा, सेबी ने केस कर दिया था सहारा पर कि सहारा जो है इन्वेस्टमेंट का जितना भी रूल्स रेगुलेशंस है नॉन बैंकिंग सेक्टर का सेबी के द्वारा बनाया हुआ उसको पालन नहीं कर रही है सहारा 2012 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ ऑन ए बैलेंसिंग ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल एंड फ्री प्रेस, कि कोर्ट संतुलन बनाने का काम कर सकता है फ्री ट्रायल और फ्री प्रेस के, हाँ, राइट टू फ्री ट्रायल एंड ए फ्री प्रेस जो अधिकार है उसमें। However, it favored such temporary restraint on publication only in cases of real and substantial risk of prejudice। ठीक है, लेकिन ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, ये टेम्पररी रिस्ट्रेंट के फेवर में था, जो मीडिया हाउसेस पर टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, और खास करके उन्हीं केसेस के मामले में जो जिसमें रियल रिस्क है, सब्सटेंशियल रिस्क है, ठोस खतरा है प्रिजुडिस का। जाहिर सी बात है कि सहारा एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और सहारा के बारे में जो केस चल रहा है, अगर इसका मीडिया ट्रायल भी हो जाता है या मीडिया रिपोर्टिंग इसका कर दिया जाता है तो इसके बारे में लोगों के प्रिजुडिस आ जाएगा मन में और बहुत सारा इसका एक आर्थिक नुकसान हो सकता है सहारा को। अभी सहारा के खिलाफ केस साबित नहीं हुआ, केस चल रहा था, और उस समय अगर मीडिया में ये बातें लाग दिखाई पड़ती जिस तरह से सभी केसेस के बारे में आता है रिपोर्टिंग होता, तो सहारा के खिलाफ प्रिजुडिस हो जाता लोगों के मन में, और उस कंडीशन में सहारा के बिजनेस पर असर पड़ता। अगर आगे चल के सहारा निर्दोष साबित होता तो फिर भी उसको सजा भुगतना पड़ जाता कि उसका बिजनेस खराब हो जाता। तो इस तरह के स्पेशल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी रिस्ट्रेंट के लिए बात कही थी कि मीडिया हाउसेस पर टेम्पररी रिस्ट्रेंट लगाया जाए उस पर्टिकुलर केस के लिए। मीनवाइल उसी दौरान द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे passed a more important interim order stopping the telecast of the remaining episodes of a series on Sudarshan News on entirely different grounds। और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन पास किया, एक और वर्डिक्ट दिया। उसमें कहा सुदर्शन न्यूज का एक प्रोग्राम है, उसमें जितना एपिसोड टेलीकास्ट हो गया है वो ठीक है, वो हो चुका है, और जो बाकी एपिसोड है उसका टेलीकास्ट को रोक दिया जाए। और उन्होंने ये काम किसी दूसरे डिफरेंट ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने किया, holding that the program 4 episodes were aired was nothing but vilification of Muslims। vilification of somebody मतलब उसका छवि धूमिल करना, विलिफाई मतलब डिफेम, मेलाइन ना, स्लर, कास्टिगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स है, और विलिफाई से ही नाउन फॉर्म बना विलिफिकेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों प्रोग्राम को होल्ड करवाया, रुकवाया? जो 4 एपिसोड एयर किए गए थे, प्रसारित किए गए थे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चारों एपिसोड जो हैं, जो किए गए हैं, वो मुस्लिम लोगों को बदनाम करने के लिए किए गए। इसीलिए कोर्ट ने कोर्ट को लगा कि जरूरी है कि इंटरडिक्ट कर दिया जाए बाकी के एपिसोड के, बाकी जो एपिसोड है उनके टेलीकास्ट को इंटरडिक्ट कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। The court seems to have made a distinction between the freedom of expression and propagation of hate। प्रोपेगेशन मतलब स्प्रेड। इस फैसले से, कोर्ट के इस फैसले से ऐसा लगता है कि कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, और नफरत फैलाने के मामले को बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन किया है, दोनों में फर्क समझाया कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आप चाहे जो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिसमें द्वेष और नफरत का माहौल बने देश के अंदर। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन क्वाइट ए फ्यू इंस्टेंसेस, पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे, स्पेशली इन कर्नाटका, ऑफ ओमनीबस इंटरिम इंजंक्शन अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस।
obtained by some people solely to prevent any news reporting about themselves. कर्नाटका में से बहुत सारे उदाहरण मिले जिसमें ओमनीबस मतलब जो सब पर लागू होते हैं, ओमनीबस इंटरिम इंजंक्शन पास किए गए, ऑर्डर पास किए गए बहुत सारे सभी मीडिया हाउसेस के खिलाफ, जो किसी न किसी व्यक्ति के मीडिया हाउस थे, उन व्यक्ति के द्वारा ओन किए गए थे, उनका व्यक्तिगत संपत्ति था मीडिया हाउस। क्यों ऐसा किया गया? सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उस मीडिया हाउसेस को न्यूज रिपोर्टिंग करने से रोका जाए, उन लोगों के द्वारा, वो खुद के बारे में, वो लोग अपने बारे में न्यूज रिपोर्टिंग ना कर पाए। While claiming to be defamed by one publication, they sue all media outlets. वन पब्लिकेशन जब किसी को डिफेम करता है तो वे लोग सभी मीडिया आउटलेट्स को, सभी मीडिया हाउसेस को सू कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। एंड ऑब्टेन ओपन एंडेड स्टे ऑन पब्लिकेशंस, और परमानेंट स्टे ऑर्डर ले लिया सभी पब्लिकेशंस पर कि ये लोग नहीं करेंगे प्रसारण, इंक्लूडिंग दोज दैट आर हार्डली इंटरेस्टेड इन राइटिंग अबाउट देम, और इसमें उन लोगों पर भी स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है, उनके प्रसारण पर भी, जो उन लोगों के बारे में लिखने या प्रसारित करने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांततः, नियमतः, कोर्ट्स आउट टू अवॉइड ऑमनीबस ऑर्डर्स अगेंस्ट पब्लिकेशन। नियम की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए ऑमनीबस ऑर्डर देने से मीडिया के खिलाफ, किस एक ऑर्डर निकाल दिया और सभी मीडिया हाउसेस पर लागू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए कोर्ट को। सच ऑर्डर्स आर ऑफ्टन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द राइट टू नो। यदि कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स पास करता है जिसमें सभी मीडिया हाउसेस को बात करने के लिए रोका जाता है, तो एक तरह से समझिए कि सूचना के अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है, उसके लिए रुकावट पैदा किया जा रहा है। तो ये था 17 सितंबर का एडिटोरियल। आपको पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, और इसका वोकैबुलरी का अलग से कलेक्शन में भी मैंने पीडीएफ कलेक्शन का भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। आई होप कि आपने एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और यही हमारा टेलीग्राम नंबर भी है, ठीक है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप कॉल करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। बाकी आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसके कमेंट में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसके कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।